नमस्कार मित्रों। आप सबका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्म स्नेषा में स्वागत है। हमने देख लिया संज्ञा किसे कहते हैं, हमने उसके दो भेद भी देखे, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। वीडियो की इस कड़ी में मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताने जा रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर करें और कैसे उन्हें पहचानें। जातिवाचक संज्ञा अब देखिए, व्यक्तिवाचक जहां विशेष था, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम था। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। ये कॉमन है, आम आदमी। जैसे लड़का, सभी लड़कों के, दुनिया के जितने लड़के हैं सबका लड़का कहने से बोध होता है। शहर, दुनिया के सभी शहर, चाहे वो भोपाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉस्टन हो, कोई भी हो, तो सभी उसमें आ जाते हैं। अगर जब तक हमने नाम नहीं लिया है, नाम लेने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं जिन शब्दों से किसी चीज की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब अगर जातिवाचक को पहचानने में आपको कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे? जातिवाचक की बड़ी सरल है पहचान, इनके वचन बदल कर देखो, अगर वचन बदल जाता है, ये है जातिवाचक महान। कैसे, मैं बताती हूं। जैसे बस्ता, जैसे कलम, जैसे दीवार। आप अपने आसपास, जैसे जिस कक्षा में आप बैठते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, आप चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो जैसे दीवार है, जैसे लाइट है, जैसे फैन, ये सब तो अंग्रेजी शब्द हैं। अगर आप मेज है, तो सबके वचन बदलते हैं। देखिए आप, बस्ता, बस्ता से बस्ते, बस्ता से बस्ते, मेज से मेजें, दीवार से दीवारें, तो जातिवाचक को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि आप वचन बदल कर देखिए। अगर वचन बदलने से वचन बदलता है तो वो जातिवाचक है, क्योंकि जातिवाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यह इकलौता तो है नहीं, यह सबको लेकर साथ चलता है, पूरी जाति को। अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जैसे शेर, जैसे चीता, हमें ऐसे सुनकर लगता है तो शेर और चीता तो एक विशेष जानवर का नाम है, लेकिन नहीं। शेर कहने से दुनिया के सभी शेरों का बोध होता है, बाघ कहने से दुनिया के सभी बाघों का, चीता कहने से दुनिया के सभी चीता, चाहे वो अफ्रीका का चीता हो, अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, सभी चीता को हम चीता ही कह रहे हैं। इसलिए जानवरों के नाम, इसीलिए प्राणियों के नाम क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। वैसे ही फूलों के नाम, जैसे गुलाब, गुलाब कहने से गुलाब है, चमेली है, विशेष फूल तो है, लेकिन चमेली में भी कई प्रकार हैं, तो इसलिए उनके नाम क्या कहलाएंगे?
जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। पर यही खेलों के साथ नहीं होता। खेल जब हम कहते हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो जब हम कहते हैं तो दुनिया के सभी बैडमिंटन, लेकिन वह एक विशेष खेल का नाम है, इसलिए खेलों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जबकि फूलों के, पौधों के, सब्जियों के, बैंगन, अब बैंगन ही आप देख लीजिए कितने तरीके के होते हैं, मोटा बैंगन, छोटा बैंगन, हरे बैंगन, तो लंबे वाले बैंगन, तो कई कई तरह के होते हैं। तो इसलिए जो बैंगन कहने से सभी प्रजातियों का, सभी जातियों का बोध होता है। तो जाति से असल में मतलब स्पीसीज का है, जो अंग्रेजी का वर्ड स्पीसीज है, लेकिन हम हिंदी में ही रहेंगे। जाति मतलब पूरे समूह का बोध होता है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कभी भी आपको संदेह हो कि यह जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, मैंने आपको सूत्र दे दिया है, मैंने आपको उपाय बता दिया है, आप उसका वचन बदल कर देखें। अगर वचन बदल जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। अब मेरे मुंह से एक शब्द निकला था जो मैं सप्रयास नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो निकल गया। समूह। जो शब्द अपने पूरे समूह का बोध कराएं। तो देखिए, वहीं हम जा रहे हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी में भी व्याकरण में भाषाएं जब मिलती हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, सकारात्मक तरीके से भी, नकारात्मक तरीके से भी। दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। जैसे संस्कृतियां मिलती हैं, भाषा ही तो संस्कृति है ना। तो जैसे संस्कृतियां दो मिलती हैं, जैसे दो लोग मिलते हैं, तो कुछ अपनी अच्छी आदत, मेरी अच्छी आदत सामने वाले में चली जाती है, कुछ सामने वाले की अच्छी आदत मेरे में आ जाती है। ऐसे ही बुरी आदतों के साथ भी होता है। तो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में दो और संज्ञा शब्दों का प्रचलन शुरू हुआ। ये दो हैं, समुदायवाचक और समूहवाचक। आपको मैंने बोला, जिन शब्दों से जाति का पता चले, उनकी पूरी जाति का, तो हम जाति को समूह भी कर सकते हैं। जिन शब्दों से उनके पूरे समूह का पता चले, जैसे मैं शेर कहती हूँ तो शेर के पूरे समूह का, पूरे झुंड का पता चलता है, यही है समुदायवाचक। मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ। जिन शब्दों से किसी समूह का पता चले और यह भी पता चले कि उसमें एक कोई व्यक्ति नहीं होता, वो पूरा समूह। जैसे जैसे ही मैं कहूंगी कि हमारी कॉलोनी में पुलिस आई है, तो मैंने क्या कहा? पुलिस। पुलिस एक एक वचन में मैंने प्रयोग किया, लेकिन क्या कभी पुलिस का एक जवान आएगा? नहीं। पुलिस एक समुदायवाचक शब्द है। पुलिस बोलते ही हमें पता चल जाता, हमारे कल्पना में, हमारे मानस में ये बात बैठी हुई है कि 8-10 पुलिस के जवान आए होंगे, एक गाड़ी तो पुलिस की आई होगी। वैसे ही जब हम कहते हैं कि सेना मार्च कर रही है, हम कहते तो एक वचन में है, लेकिन यह सेना जो शब्द है वो अपने आप में बहुत सारे सैनिकों को समेटे हुए है। वैसे ही जब हम कहते हैं झुंड, जब हम कहते हैं गुच्छा, जब हम कहते हैं गड्डी, गड्डी पंजाबी वाली गड्डी नहीं, नोटों की गड्डी। जब हम कहते हैं झुंड, हाथियों का झुंड, जब हम कहते हैं चाबियों का गुच्छा, तो वह यह शब्द ही बताता है
जिन संज्ञा शब्दों से उनके पूरे समूह का पता चले उन्हें उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सेना, गुच्छा, गड्डी, फूलों का गुच्छा भी होता है, गुलदस्ता, गड्डी, झुंड, और एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है कक्षा। कक्षा, कक्षा भी हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन कक्षा कहने का मतलब ही है कि उसमें 20, 30, 50 बच्चे तो होंगे ही। कहीं कहीं 20 बच्चों की कक्षा भी होती है, कहीं कहीं 50, 60 बच्चों की कक्षा भी होती है। तो कक्षा कहते ही क्या हो जाएगा, जैसे परिवार शब्द है, समुदायवाचक शब्द है। परिवार कहते ही एक परिवार, लेकिन एक परिवार आया है, लेकिन परिवार में सारे सदस्य होते हैं। वैसे ही समूहवाचक संज्ञा जो होती है, एक शब्द होता है, उसका प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब संज्ञा शब्दों का या उनके पूरे समूह का बोध होता है। ठीक है, तो यह हो गया समुदायवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक, द्रव्य कहने से अगर आप द्रव्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखेंगे तो फ्लूइड होता है, जो बहता है। द्रव्य मीन्स जो बहता है, तो पदार्थ भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य का बोध हो। यह द्रव्य अपने आप में बहुत ही सारी चीजों को छुपाया हुआ है। सबसे पहले तो जितने लिक्विड हैं, जैसे तेल हो गया, जैसे दूध हो गया, जैसे पानी हो गया, सारी चीजें। उसके बाद द्रव्य धातु भी इसमें आते हैं। धातु क्यों आते हैं? धातु एक्चुअली, ये आप लॉजिक लगा सकते हैं कि धातुओं को शायद इसमें इसलिए रखा गया होगा कि एक तो ये पदार्थ है धातु, और दूसरे उनका एक्सट्रैक्शन, उनको जब निकाला जाता है खदानों से तो वो पिघले रूप में निकलते हैं, इसलिए द्रव्य है। तो द्रव्य हो गया। और तो जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य का बोध हो और पदार्थ में रुपया पैसा भी आता है, तो ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य यानी उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं बोलूं सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत महंगा है, तो सोना शब्द बोलने से नाम तो है, एक एक वस्तु का नाम है सोना। तो सोना ना तो कोई विशेष एक विशेष धातु तो है, लेकिन पूरे सोना, पूरा भी जितना विश्व का सोना है, सोना बोलने से पूरे का बोध होता है, इसलिए वो जातिवाचक तो है ही। अब जातिवाचक में भी उसे, चूंकि वो समूह से अलग था, इसलिए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया। और वैसे भी पैसे को भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, दूध, पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो इसके साथ ही संज्ञा का पूरा टॉपिक आज खत्म होता है। इस कड़ी के साथ हमने 3 वीडियो में पूरी संज्ञा को देखा। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के 3 भेदों में से 2 भेद, जैसे व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा को मैंने एक वीडियो में समेटा है, और
जातिवाचक को, क्योंकि जातिवाचक अपने में दो और संज्ञा भेदों को समाहित किए हुए है, इसलिए मैंने इस पर अलग वीडियो बनाया ताकि आपको द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा दोनों को अच्छे से समझा सकूं। मुझे विश्वास है मैं अपने प्रयास में सफल रही होंगी। अगर आपको कुछ और जानना है या मेरे प्रयास में प्रयत्न में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो मुझे इससे जरूर अवगत कराएं, क्योंकि विकास करना, बदलना, अपने प्रयत्नों में प्रवीणता लाना ही तो मनुष्य का धर्म है। इसके साथ ही आप सबको नमस्कार है, और व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।